जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या चल रही है, तो ऑलमोस्ट हर इंसान का जवाब होगा इंडिया यूएस ट्रेड डील। मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो या फिर चाहे पार्लियामेंट हो, पिछले 3-4 दिन से हर जगह इसी डील पर डिस्कशन चल रहा था। गवर्नमेंट से बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है, इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया है। और ऑनेस्टली देखो, कंफ्यूजन होना भी नेचुरल था, क्योंकि अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रम्प की पोस्ट पर बेस्ड थी। मतलब काफी बोल्ड क्लेम सुनने को मिल रहे थे, जैसे 500 बिलियन परचेज, जीरो टैरिफ्स, रशियन ऑयल बंद और भी काफी कुछ। लेकिन ऑफिशियल क्लैरिटी उतनी नहीं थी। बट अब पिक्चर काफी क्लियर हुई है, क्योंकि फाइनली दोनों कंट्रीज की तरफ से एक ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ है और उसमें एक फ्रेमवर्क की बात की गई है, जिससे काफी सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलती है। डील का स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया ने क्या प्रोटेक्ट किया है। एंड इसके साथ ही मैं देख रहा था कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई है। हुआ यह है कि यूएस की तरफ से एक ऑफिशियल ट्रेड रिलेटेड ग्राफिक में इंडिया का मैप दिखाया गया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इंडिया का ही हिस्सा दिखाया गया है। अब देखिए, पीओके हमारा ही है, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली यूएस का स्टांस देखें, तो पिछले 70 सालों में यूएस यूजुअली कश्मीर को डिस्प्यूटेड बताता रहा है। तो अब इंडिया के क्लेम को फुल्ली सपोर्ट करना ये एक तरह से हमारे लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। बस ध्यान ये रखना है कि अब हमेशा यही मैप यूज किया जाए यूएसए द्वारा। कल को ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से जब कोई डील हो तो अमेरिका फिर से पीओके को लेकर गलत मैप पब्लिश कर दे। खैर, सभी कुछ हम डिटेल में समझेंगे और भी काफी कुछ डिस्कस करने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बताना है कि रिसेंटली भारत ने किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ एक ट्रेड फ्रेमवर्क को रिवाइव किया है, जिसके अंडर 2011 से रुकी हुई ट्रेड टॉक्स दोबारा से स्टार्ट होंगी। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। जो भी आपका आंसर हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसा कि मैं बता रहा था, अब तक हम जो इंटरप्रिटेशन ट्रम्प की पोस्ट से कर रहे थे और आज जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, इन दोनों में आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि ये फाइनल डील नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि ये एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक फाइनल डील नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन सेटिंग डॉक्यूमेंट है। यानी दोनों कंट्रीज ये डिसाइड कर रही हैं कि किन सेक्टर्स पर नेगोशिएशंस होंगी, किस डायरेक्शन में ट्रेड बढ़ेगा और किन एरियाज में तुरंत रिलीफ दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट साइन हुआ है एंड फाइनल लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट्स अभी फ्यूचर नेगोशिएशन राउंड्स में होंगी। इस फ्रेमवर्क में दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे को मीनिंगफुल कंसेशंस दिए हैं, जो मैं कहूंगा काफी बैलेंस्ड और रेसिप्रोकल हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया की तरफ से जो चेंजेस होंगे, फिर यूएसए की बात करेंगे। तो इंडिया की तरफ से इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ्स खत्म होंगे या काफी ज्यादा कम किए जाएंगे। इंडिया ने कमिट ये किया है कि सभी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर जो टैरिफ्स लगते थे उनको एलिमिनेट या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाएगा। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब है मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। बेसिकली ये एक बहुत वाइड रेंज कवर करता है। तो अभी तक इंडिया का एवरेज टैरिफ्स इन कैटेगरीज में अराउंड 13 से 14% के आसपास था। कुछ कैटेगरीज में ज्यादा था, कुछ कैटेगरीज में कम भी था। तो इन्हें अब जीरो या बहुत लो लेवल पर लाया जाएगा। इससे अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा कम्पिटिटिव और सस्ते हो जाएंगे। इससे इंडिया के फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यूएस प्रोडक्ट्स को काफी बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इंडियन इंडस्ट्रीज को बेटर टेक्नोलॉजी और चीपर इनपुट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूएस एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज कम होंगी। इंडिया ने सिलेक्टेड यूएस फार्म और फूड प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटीज लोअर या एलिमिनेट करने का एग्रीमेंट किया है। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना। ये टारगेटेड लिस्ट है जो डोमेस्टिक सप्लाई गैप्स को फिल करेगी या प्रीमियम डिमांड को कैटर करेगी। ये डायरेक्ट कंपटीशन हमारे कोर फार्मर्स से नहीं क्रिएट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स है। ये एथनॉल प्रोडक्शन का हाई प्रोटीन बाय प्रोडक्ट है, जो मेनली एनिमल फीड में यूज होता है। इंडिया में एनिमल फीड इंडस्ट्री के लिए एक अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स बन सकता है, बिना स्टेपल क्रॉप्स को अफेक्ट किए। स्टेपल क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे वीट हुआ, राइस, मेज वगैरह। इसके अलावा रेड सोरगम हुआ, ये भी एनिमल फीड में इस्तेमाल होता है। ट्री नट्स हुए, जैसे बादाम, वॉलनट्स वगैरह। फ्रेश और प्रोसेस्ड फूड्स हुए, एप्पल, चेरीज, जूसेस, जो वैरायटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आते हैं। ये ऑफ सीजन सप्लाई को ज्यादा फिल करेंगे, बिना लोकल फ्रूट ग्रोअर्स को मेजर थ्रेट दिए। सोयाबीन ऑयल हुआ, जो कुकिंग, फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिया ऑलरेडी सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करता है और यूएस
यूएस से ये लिमिटेड वॉल्यूम में आएगा। डोमेस्टिक सोया फार्मर्स जो सोयाबीन्स ग्रो करते हैं उनको डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट्स मोस्टली नॉन कम्पीटिंग है, लिमिटेड कंपटीशन क्रिएट करते हैं इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ, जैसे एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स या सीजनल सप्लाई शॉर्टेजेस को टारगेट करना। और ये कंसेशन सिर्फ इन सिलेक्टेड आइटम्स तक लिमिटेड है जिनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्केल या प्रायोरिटी अलग है। बट जो हमारा मेन कंसर्न था एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर, यहाँ पर इंडियन टीम ने बहुत स्मार्टली नेगोशिएट किया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद क्लियरली स्टेट किया है कि इंडिया ने अपने सबसे सेंसिटिव एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, सर्टेन वेजिटेबल्स और मीट जैसे कोर आइटम्स पर बिल्कुल कोई टैरिफ कट नहीं किया गया है। अब अगर बात करें अमेरिका की तरफ से जो चेंजेस होंगे उनकी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएस ने इंडिया पर लगे टोटल टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। पहले 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे, प्लस 25% के एडिशनल पेनल्टी भी थी जो कि रशियन ऑयल इंपोर्ट की वजह से लगाई थी, एंड इसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब सिर्फ 18% रेसिप्रोकल टैरिफ्स रहेगा। अब देखिए एक डिबेट काफी ज्यादा चल रही है आजकल की। पहले तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर यूएस में सिर्फ 2-3% टैरिफ लगते थे, एंड इस बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। और अब कहा जा रहा है कि हम 18% पर भी इतने खुश क्यों हो रहे हैं। देखिए नो डाउट पहले टैरिफ्स बहुत लो थे, लेकिन ये कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, यूएस ने अपने ट्रेड डेफिसिट को रेक्टिफाई करने के लिए कई कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन और इसमें इंडिया भी शामिल है। अब हमारी तरफ से पहले यूएस प्रोडक्ट्स पर बहुत हाई टैरिफ्स थे, कुछ कैटेगरीज में तो 100% तक भी टैरिफ लगाते थे हम। और इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस रहता है, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो इकोनॉमिकली हम ही फायदा उठा रहे थे। बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अब मनमानी करने की ठान रखी है, तो इसका देखिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई थिंक अब फोकस इस डील के पॉइंट्स पर होना चाहिए कि कहाँ इंडिया को फायदा हुआ, कहाँ हम बेटर नेगोशिएट कर सकते थे और फ्यूचर में ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। खैर ये टैरिफ्स कम होने से इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो बड़ा रिलीफ मिलेगा ही। ये 18% टैरिफ्स अब टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, ऑर्गेनिक केमिकल, सर्टेन टाइप ऑफ सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट देगा। इससे ये प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो हमारे कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम हुआ, बांग्लादेश, इनसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर रिलेटिवली लो टैरिफ्स हो गए हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूएस ने सेक्शन 232 के अंडर लगाए गए टैरिफ्स को भी हटा दिया है। मतलब एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर यूएस ने जो एक्स्ट्रा नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स लगाए थे सेक्शन 232 के अंडर, वो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज था जो ट्रम्प एरा में लगा था टू काउंटर ट्रेड इम्बैलेंसेस, लेकिन अब रिमूवल से इंडियन एविएशन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, कॉस्ट कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, साथ ही इंडिया को ऑटो पार्ट्स के लिए एक प्रेफरेंशियल कोटा मिलेगा। मतलब लिमिटेड वॉल्यूम में ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ इवन लोअर या जीरो होंगे। इस कोटा सिस्टम से हमारे ऑटो सेक्टर जैसे टाटा, महिंद्रा, ये सप्लायर्स हुए, इनको यूएस में बेटर एंट्री मिलेगी, एंड आई होप कि फ्यूचर बीटीए में ये और ज्यादा एक्सपेंड हो। अब बात करते हैं 500 बिलियन की जो परचेज इंटेंशन रखी है। तो फ्रेमवर्क में इंडिया ने क्लियरली स्टेट किया है कि वो अगले 5 सालों में 500 बिलियन के यूएस गुड्स खरीदने का इंटेंशन रखता है, जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे जीपीयूज हुए और डेटा सेंटर इक्विपमेंट हुए। ये 500 बिलियन का फिगर रफली 100 बिलियन पर ईयर बनता है। जबकि अगर मैं बात करूं करंट रियलिटी की, तो अभी इंडिया यूएस से एनुअली 40 से 50 बिलियन का ही इंपोर्ट करता है। तो क्लियरली ये जंप बहुत एम्बिशियस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट ऑलरेडी चल रहा है। जैसे रशियन इंपोर्ट्स 2025 में पिछले 3 सालों के लोएस्ट पर हैं। अब अराउंड 1 मिलियन बैरल्स पर डे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड 15 से 20% एनुअल ग्रोथ दिखाए, जो पहले 7 से 10% थी, एंड न्यू जॉइंट वेंचर्स हों जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, और प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहें, तो 80 से लेकर 100 बिलियन पर ईयर अचीवेबल लगता है। बट अगेन इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत किस लेवल तक रशिया से ऑयल परचेज बंद करेगा और भारत के लिए किस लेवल तक रशिया को रिप्लेस करना पॉसिबल है। क्योंकि अभी क्या है कि हमारी रिफाइनरीज रशियन क्रूड ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। रशिया का हैवी सोर ग्रेड क्रूड ऑयल है, यूएस का लाइट क्रूड ऑयल है, तो स्विच करने में कॉस्ट बढ़ेगी, एंड और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाता हूँ। इसमें ट्रम्प ने जो एडिशनल 25% पेनल्टी लगाई थी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से, उसे हटा दिया गया है। लेकिन ट्रम्प ने साफ साफ लिखा है कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे किसी थर्ड कंट्री के थ्रू, अगर इनडायरेक्टली भी रशियन ऑयल परचेस करता है, तो ये एडिशनल ड्यूटी वापस इंपोज की जा सकती है। अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि रशिया से अभी हमारे ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 35% आता है। तो इस
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इंडिया को एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, डिप्लोमेसी और ट्रेड इनको जगल करना पड़ेगा। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इसे कैसे हैंडल करता है, शायद ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन से, वेवर्स नेगोशिएट करके या डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ाकर। बट इस 500 बिलियन टारगेट का इवन 70-80% भी अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात होगी, और नॉन बाइंडिंग होने से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी दोनों तरफ। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये पूरा फ्रेमवर्क काफी हद तक एक बैलेंस्ड रोड मैप है। हाँ, एम्बिशंस जरूर बहुत ज्यादा हाई है, बट चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज। और देखिए, कोई भी डील परफेक्ट नहीं होती है, वैसे ही ये डील भी परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 500 बिलियन यूएसडी का परचेज इंटेंशन, ये काफी बड़ा नंबर है। आई थिंक 350 या 400 के आसपास होता तो ज्यादा बेटर होता। दूसरा, एग्रीकल्चर कंसेशंस में भी कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्री नट्स, फ्रेश फ्रूट्स और सोयाबीन ऑयल जैसे आइटम्स पर ड्यूटी कट्स से डोमेस्टिक ग्रोवर्स को थोड़ा कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश के एप्पल फार्मर्स या ड्राई फ्रूट्स वाले एरियाज में मार्जिनल इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि ओवरऑल ये लिमिटेड है, लेकिन रूरल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज के लिए ये रिस्क बन ही सकता है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बात कही गई है कि यूएसए नजर रखेगा इंडियन ऑयल परचेज पर, तो उसको लेकर अगर हम बेटर डिप्लोमेटिक रिप्लाई दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर ये सब मिलाकर एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट तो हम मान ही सकते हैं। अब देखते हैं कब तक एक फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाता है। शायद 2-3 महीने में, अगर ये इंटरिम फ्रेमवर्क स्मूथ चला और दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल बनी रही तो। एंड जब भी वो फुल डील आएगी, हम लोग जरूर उसको हर एक एंगल से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग भी अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है, ये डील ओवरऑल विन है या कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है? एज ऑलवेज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you for watching. This is Harshvardhan Gurjar signing off.